क्या हाल चाल है बच्चों। हमने पिछली क्लास में किया था हीटिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से उनके नोट्स बना लिए होंगे और उसे उसके क्वेश्चंस 2-3-4 क्वेश्चंस थे बीच के, उसे आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट में आज हम मोस्ट प्रोबेबली हीटिंग इफेक्ट खत्म कर लेंगे और नए सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सीज। क्या था लास्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सीज। तो उसे लेकर आगे चलेंगे। हाइड्रोक्सी एसिड पूरा खत्म हो गया था। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या बना था? 6 मेंबर्ड लैक्टाइड। याद है आपको? अगर उसमें सेंटर काइरल थे तो आपको आपने देखा हो 2 सिस बन रहे थे। सिस ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा था और एक ट्रांस बन रहा था क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही थी, मीजो हो रहा था। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में कंजुगेटेड अनसैचुरेटेड एसिड आया था। गामा और डेल्टा में लैक्टोन आया था, 5 का और 6 का लैक्टोन। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आज हम जो हीट करने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग ऑफ, सारे लोग देखो, हीटिंग ऑफ एमिनो एसिड। हीटिंग ऑफ एमिनो एसिड। पहले क्या था? हाइड्रोक्सी एसिड। अब OH की जगह क्या आएगा? एमीन ग्रुप आएगा और सेम कैटेगरी वैसे ही बनाएंगे जैसे वहां था अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा, डेल्टा, ओमेगा। वैसे यहां आएगा अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड सेम ऑन। तो मेरे भाई यहां मैं बहुत ज्यादा आपको कुछ बताने वाला नहीं क्योंकि बिलीव मी ये डिटेल सब जो है आप खुद लिखेंगे। कैसे? एक कैटेगरी सबको पता है, अल्फा अमीनो एसिड। अगली बताइए बीटा अमीनो एसिड। अगली बताइए गामा अमीनो एसिड। अगला बताइए डेल्टा अमीनो एसिड। मेरे भाई आप ये रिएक्शन खुद लिखेंगे। और लास्ट है ओमेगा अमीनो एसिड। ओमेगा अमीनो एसिड। ठीक है, करना क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अल्फा अमीनो एसिड लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे और इसे हीट करना है आपको। मेरे भाई सोचो जरा, आपने इससे पहले क्या किया हुआ है? OH वाला तो किया है ना, हाइड्रोक्सी एसिड किया है या नहीं किया है? सारे बोलो, हाइड्रोक्सी एसिड किया है। तो इस ऑक्सीजन की जगह बताइए NH रखा गया है या नहीं? तो ये बन जाएगा इस ऑक्सीजन की जगह। किस ऑक्सीजन? अल्कोहल के ऑक्सीजन की जगह NH रखा गया। अब अल्कोहल के ऑक्सीजन की जगह NH रखिए, सेम आंसर मिलता है जो वहां था। आपको मैं आंसर याद दिला देता हूं, थोड़ा सा एक का तो याद दिला ही देता हूं। R ऑक्सीजन की जगह NH आ जाएगा, लेकिन केवल अल्कोहल वाले ऑक्सीजन की जगह। इसके 3 बनेंगे, जैसे उसके 3 बने थे इसके भी 3 बनेंगे। मेरे भाई वहां कैटेगरी थी लैक्टाइड और यहां कैटेगरी है लैक्टिन। बीटा अमीनो एसिड को अगर आपने हीट किया, मेरे भाई अगर आपको याद हो तो बीटा अमीनो एसिड में OH ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आया ही नहीं था। तो सेम आंसर है, सेम आंसर, या अमोनिया निकल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें गामा अमीनो एसिड, RCHNH2 CH2 CH2 C और हमने इसे हीट किया। वहां आ रहा था साइक्लिक ईस्टर और यहां मिलेगा आपको साइक्लिक एमाइड। वहां हम बोल रहे थे लैक्टोन, यहां बोलेंगे लैक्टम। अगर आप नेक्स्ट वाले को हीट करेंगे, RCHOH CH2 होल थ्राइस COOH, आपको पता है 6 का लैक्टम आ जाएगा। 6 का लैक्टम
लास्ट वाले में आपको याद है पॉलीमर आएगा, पॉलीमर जैसे वहां पर आया था। तो एमिनो एसिड की हीटिंग या हाइड्रोक्सी एसिड की हीटिंग रिजेंबल करता है बहुत ज्यादा, एक्सेप्ट नेमिंग। वो था लैक्टाइड, ये है लैक्टिन। ये तो सेमी प्रोडक्ट है। वो था लैक्टोन कैटेगरी और ये है लैक्टम कैटेगरी। लास्ट वाले में पॉलीमर ही आना था जैसा कि वहां था। तो जस्ट राइट इट, लिख लें इसे। लिख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में हम एक दो फंक्शन ग्रुप और बचे हैं, उसके बाद हम रिडक्शन चालू करेंगे, नया चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये हटा दूं मैं, ये वाला कर लेना आप। ओमेगा अमीनो एसिड में यहां क्या हो जाएगा, CH2 होल 4 हो जाएगा और आपको पॉलीमर मिलेगा एमाइड लिंकेज। ये हटा दो। मेरे भाई अब हम जो रिएक्शन करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जब वो आता ना हो। मेन से एडवांस में कहीं ना कहीं आता ही आता है। और ये सेगमेंट क्या है, सारे लोग ध्यान से देखें। ये है ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन किसका, सारे लोग देखो। कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कैल्शियम सॉल्ट अगर आपको किसी एसिड का मिले और आप उसका ड्राई डिस्टिलेशन करें, अब हालांकि आप में से कई प्राणी ये सोचेंगे कि आप तो हीट कर रहे थे, हीट, ये ड्राई डिस्टिलेशन कहां से ले आए भैया? सेम मतलब है, ड्राई डिस्टिलेशन में भी हीट करना पड़ता है। देखो सारे बोर्ड पर, देखो सारे बोर्ड पर, थोड़ा सा और, ये देखिए, ये है आपका कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे हमें डीडी करना है। डीडी का मतलब जानते हो, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन करना है। और बहुत आसान, आंसर आता है कार्बोनाइल। सारे सुनो, आंसर क्या आता है? कार्बोनाइल। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सुनो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सुनो। अब कार्बोनाइल के कुछ आजू होगा, कार्बोनाइल के कुछ बाजू होगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये CO2 पोर्शन छोड़ देना। इसके अलावा जो भी दिखे वो आजू और वो बाजू, ये देख सकते हैं आप। और साथ में निकला है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में निकला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरे भाई ये है ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। कई बार चालाकी करते हैं, कई बार चालाकी करते हैं। एक और रिएक्शन आपको मैं देता हूं। इसमें क्या करते हैं सारे लोग, देखिए, एक सॉल्ट नहीं लेते, दो अलग अलग एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, दो अलग अलग एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं। ये भी एक कैल्शियम सॉल्ट है, यहाँ R-, ये भी एक कैल्शियम सॉल्ट है, ये सिंपल अलग एसिड है। दोनों अलग अलग एसिड के सॉल्ट। मेरे भाई अगर इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराया जाए तो भी आपको मेजर आंसर तो कार्बोनाइल ही मिलेगा, मेजर आंसर कार्बोनाइल ही मिलेगा। बस अब आप समझदार हैं, गेस कर सकते हैं। इसमें CO2 के अलावा जो है वो एक बार आजू, इसमें CO2 के अलावा जो है वो एक बार बाजू। एक बच्चा कह रहा है क्या हम इसे आजू रख सकते हैं, इसे बाजू रख सकते हैं? अरे फर्क क्या पड़ रहा है यार, ये इधर रखो, उधर रखो, उधर रखो, इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ये है मेजर प्रोडक्ट along with calcium carbonate, along with calcium carbonate, ठीक है। तो ये एकदम हलवा रिएक्शन है। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है तो इट्स नॉट वेरी इजी टू राइट इट्स मैकेनिज्म। क्यों? हाई टेम्परेचर या ड्रास्टिक टेम्परेचर कंडीशन पर जो रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड फाइंड कि हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात नहीं करते। क्यों? मेरे भाई रूम टेम्परेचर पर
या नॉर्मल कंडीशन पर अगर किसी कंपाउंड में 4 बॉन्ड है या 10 बॉन्ड है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा या कौन सा जल्दी टूटेगा, ये आपके लॉजिक को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ये वीक बॉन्ड है, ये जल्दी टूटेगी या ये पहले टूटेगी। बट व्हेन टेम्परेचर इज ड्रास्टिक, भैया हर बॉन्ड टूट सकती है और हर बॉन्ड टूट जाएगी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो वहां बहुत ज्यादा लॉजिकली आप कनेक्ट नहीं कर सकते। उसका एक्सप्लेनेशन है ये बॉन्ड टूट रही क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा। इसलिए ऐसे केसेस में हम प्रोडक्ट का पैटर्न दिमाग में रख लेते हैं, लाइक दिस। एक और बात सोच लेना, कई बार ऐसा होता है कि एसिड से स्टार्ट करते हैं, आपको सॉल्ट ना देकर एसिड दिया जाता है, आपको सॉल्ट ना देकर एसिड दिया जाता है। अब इस एसिड से सॉल्ट बना लो, या तो आप एक्वस लाइम ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या केवल CaO ले लो। दोनों से ये सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद हीट कर दो, आग लगा दो, ये ड्राई डिस्टिलेट हो जाएगा। आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है CH3COO होल ट्वाइस Ca एंड ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। सेकेंड EHCOO होल ट्वाइस Ca, बहुत आसान है दोस्त। थर्ड है आपका होल ट्वाइस Ca। फोर्थ ये हो गया आपका COO माइनस, और इसके साथ बताइए क्या रहेगा, Ca+2, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। एक और देता हूं मैं आपको, ये है बेटा CH3COO होल ट्वाइस Ca। मिक्स वाला था ना, मिक्स वाला वो ले लिया, ये मिक्स वाला दो सॉल्ट वाला, दो सॉल्ट वाला है। बहुत आसान है यार, जो चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। 6 में है EHCOO होल ट्वाइस Ca प्लस CH3COO होल ट्वाइस Ca। 7th एक में और ले सकता हूँ, लाइक CH3COO होल ट्वाइस Ca, और आ गया CD3COO होल ट्वाइस Ca। एक चीज सुनना जरा, ऐसे रिएक्शन दी जा सकती है आपको, CH3COOH। सोचो जरा, आपको लाइन दिया जाए CaO तो सॉल्ट बन गया, और हीट दे दिया जाए तो आंसर यही आएगा सीधा सीधा। तो मेरे भाई ऐसा देखा गया है, मैग्नीज ऑक्साइड लेकर भी हीट किया जा सकता है, मैग्नीज ऑक्साइड लेकर भी हीट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से कीटोन बनेगा, और आप बहुत आराम से इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप PHCOOH के साथ ये काम करें, आप मिक्सचर के साथ कर सकते हैं। PHCOOH प्लस आ जाएगा CH3COOH, मैग्नीज ऑक्साइड एंड डेल्टा, ये उसी का थोड़ा सा हमने एक वर्जन और लिया है, कर लेंगे आप। ये 10th क्वेश्चन PHCOOH। इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड ड्राई डिस्टिलेशन। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हमने 2 सेगमेंट पढ़े हैं एलिमिनेशन के बाद। एक पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो 2 चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, पूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, हम पहले पूरा रिडक्शन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। रिडक्शन पहले चलेगा हमारा, उसके बाद ऑक्सीडेशन आएगा। तो ये मैं हटा रहा हूं, आप देख लें एक बार।
एक दो कर लेते हैं क्या, एक दो क्वेश्चन इसमें क्या है यार, देखो आंसर आएगा कार्बोनाइल, CO2 के अलावा अंदर क्या है, CH3, और इधर भी क्या आ जाएगा, CH3, एसीटोन आंसर, इजी है, बहुत आसान। हटा दे दोस्त, बोलो तो हटा दे, लिख लो जल्दी से। चलिए हटा देते हैं। चलिए मेरे भाई, अब जो अगला टॉपिक है ये एकदम फ्रेश टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए मेरे भाई, ये है आपका रिडक्शन रिएक्शंस। पहले तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा? खुद सोचिए, खुद अपने आप से पूछिए, हाउ कैन वी से ओनली रिडक्शन रिएक्शंस? अगर कोई चीज रिड्यूस हुई है तो पक्का वहां कुछ ऑक्सीडाइज भी हुआ होगा। तो ये कैसे चैप्टर का नाम डाला गया रिडक्शन रिएक्शंस? एक्चुअली तो रेडॉक्स होना चाहिए, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन हुआ ही होगा। मेरे भाई एक जनरल परसेप्शन है कि आपका टारगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, उस समय ऑक्सीडाइज वो हो रहा है जो एरो के ऊपर रखा है। लेकिन हमने ये हेडिंग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहाफ पर बना ली है, रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, दैट गेट्स रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। नो डाउट यहां कोई ना कोई जरूर ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो मेरे भाई इसका मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं। सच बताओ, रिडक्शन रिएक्शन को हम लिखते हैं यहां पर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग गेट्स रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। समथिंग गेट्स रिड्यूस्ड, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है, आपने अभी तक बहुत सारा रिडक्शन पढ़ा है, मैं याद दिलाता हूं। फ्री रेडिकल चैप्टर में पढ़ा है पिनाकोल फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ने कीटोन को रिड्यूस किया। एसाइलोइन फॉर्मेशन, सोडियम ने ईस्टर को रिड्यूस किया। वुड्स रिएक्शन, सोडियम ने एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस किया। कैसे? मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे, सामने वाले को लेना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मैं रिडक्शन में लिखना चाह रहा हूं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट किए, लिए, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, सही है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज reduces this species, सही बात है। या इसे और लिख सकते हैं, acceptance of electron by any species is reduction reaction of that species। बहुत इजी है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक टारगेटेड मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो ऐसे साइड में रखा, एरो के ऊपर कुछ आएगा। अब एरो के ऊपर जो भी आएगा, वो कैसा भी दिखे, कैसा भी दिखे, पूरे रिडक्शन में वो इलेक्ट्रॉन फाइनली देकर ही जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन देकर ही जाएगा। समझो इस बात, ये लेगा आपका टारगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीडेशन में क्या करोगे? जो एरो पर आया है वो लेगा, अब आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देगा। अभी हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन, तो इसमें एरो के ऊपर जो जो चीजें आएंगी वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की होंगी। ठीक है? तो मेरे भाई एक लाइन हो गई
आइए सेकेंड पॉइंट में हम अपने उस मुद्दे को लिखते हैं, दैट इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज ऑफ या विद रिस्पेक्ट ऑफ ओनली रिएक्टेंट, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स क्लियर, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट में कंपाउंड मॉलिक्यूल जो लिखना लिख सकते हैं, गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा, और जो भी रीजेंट है वो रीजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो हम रीजेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं इस नाम को लिखते समय, बाकी रीजेंट तो काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल रीजेंट तो वही है। तो मेरे भाई ये रिडक्शन रिएक्शन और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं रिडक्शन के अंदर, तो वन बाय वन हम चालू करेंगे। तो पहला रिडक्शन हम जो आज चालू करेंगे, सारे लोग देखें, फर्स्ट रिडक्शन है रिडक्शन बाय, सारे लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिडक्शन बाय ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मैं आज बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेरे भाई इस हेडिंग को तो हम तब ही पढ़ सकते हैं जब हमें पता हो, रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया, बाय का मतलब समझ में आ गया, कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया, ऑर्गेनोमेटालिक समझा दो। पहले ऑर्गेनोमेटालिक समझना पड़ेगा। आइए एक एक चीज पढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आपको समझाना जा रहा हूं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेरे भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन सेगमेंट भी हो, क्या हो, कार्बन सेगमेंट भी हो, मतलब ऑर्गेनिक सेगमेंट भी हो, और मेटालिक सेगमेंट भी, मेटल भी। अब आप कहोगे ऐसे बहुत कंपाउंड है। बेसिकली अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन मेटल के साथ इंटरेक्टेड है, कार्बन मेटल के साथ कोई बॉन्ड बना रहा है, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कितना आसान है, देखिए देखिए, मैं डेफिनेशन लिखा हूं, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, ये देखिए 4 बॉन्ड बना दी मैंने कार्बन, कार्बन मेटल बॉन्ड, सारे लोग देखिए, कार्बन मेटल बॉन्ड, सही है, आर नोन एज, इन्हें हम दोस्त बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल के तौर पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स रखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 MgCl, CH3 MgCl, आप देख सकते हैं कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही आप रख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CuLi, CH3 MgCl, CH3 होल ट्वाइस CuLi। ऐसे ही आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ले सकते हैं CH3Li, ये लिथियम है मेरे भाई, CH3Li। ऐसे ही आप ले सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CD। अब पहली बात तो ये, कहीं आप लोगों ने अपने भेजे में ये बात तो नहीं रख ली कि मिथाइल होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं सोच रहे, बता दो प्लीज, ऐसा तो नहीं सोच रहे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं आर लिख देता हूं, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, साइक्लोहेक्साइल हो सकता है, कोई भी एल्काइल या एराइल एरोमेटिक हो सकता है। तो आप चाहें तो मैं यहां जनरलाइज कर देता हूं, ये हो जाएगा क्या आपका R2CuLi, ये क्या हो जाएगा आपका RLi, ये क्या हो जाएगा आपका R2CD। देख लें, ये सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कार्बन R में होगा कार्बन सेगमेंट,
आर में होगा कार्बन सेगमेंट, आर में होगा कार्बन सेगमेंट, आर में होगा कार्बन सेगमेंट। मेरे भाई बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है पहले दोनों। ये ग्रिग्नार्ड रीजन, फर्स्ट वाला है ग्रिग्नार्ड रीजन और दूसरा है गिलमैन रीजन, ठीक है। मुझे लगे उसका नाम, अरे सबको बराबर इंपॉर्टेंस नहीं मिलती मेरे भाई। ये हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और बेसिकली हमें ये चारों पढ़ने, सबसे ज्यादा हम ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ेंगे और इसके बिहाफ पर ही हम समझ लेंगे ये क्या करते हैं, इसके बिहाफ पर ही हम समझ लेंगे ये क्या करते होंगे, ठीक है। आइए, अब आप जब थोड़ा बहुत जान चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, तो अब आपके मन की लालसा और बढ़ेगी कि सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसा नेचर रखते हैं, क्योंकि आपको याद है ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन जब होती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन से ही होती है। तो ये क्या नेचर रखते हैं, वेदर दे आर इलेक्ट्रोफाइल, वेदर दे आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उस नेचर के हिसाब से ही तो हम आगे रिएक्शन सीखेंगे। तो डेफिनेटली अब मैं अगला मुद्दा जो लेकर आऊंगा वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी, ठीक है। तो सारे लोग देखें इस चीज को, पहले ध्यान से देखें इसे। ओके, आइए अब हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पर मैं लिख रहा हूं कार्बन मेटल बॉन्ड, मैंने लिखा है हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ मेरे भाई, कोई भी बता सकता है मेटल पर प्लस आता है, मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है प्लस, और कार्बन पे क्या रहेगा माइनस। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, अरे यार इसीलिए तो रिडक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, सामने वाला लेगा एंड वो रिड्यूस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन रिच, देख लो कौन से इलेक्ट्रॉन ये देगा। अगर आप ये बता दे तो मजा आ जाए, कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा। एक कार्बन मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये जब किसी कंपाउंड पे अटैक करेगा तो उस कंपाउंड को देने की टेंडेंसी रखेगा, इसकी वजह से ये सफलतापूर्वक रिडक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है। तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं आपको, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिपेंड्स। अब सुनना जरा मजेदार चीज, जैसे देखो ये भी क्या है, इसमें भी आर इलेक्ट्रॉन डेंस है और वो इलेक्ट्रॉन देगा जब किसी से रिएक्शन करेगा। इसमें भी आर इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा जब किसी से रिएक्ट करेगा। इसमें भी आर देगा, इसमें भी आर देगा। यार तो ये क्या चारों एक जैसा करेंगे? एक जैसा करेंगे बट रेट अलग अलग होगा। ये फास्ट कर सकता है, ये स्लो कर सकता है, या और ज्यादा फास्ट ये कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई सबकी ये बॉन्डिंग अलग अलग है, मेटल अलग अलग है तो ये बॉन्ड अलग अलग है। अगर बॉन्ड अलग अलग है तो ये चार्जेस अलग अलग है, और अगर ये चार्जेस अलग अलग हैं तो आप समझ रहे हैं रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिपेंड्स, या मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन, सारे लोग देखें, बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन एंड मेटल के बीच में जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो आइए इसके बिहाफ पर मैं आपको एक लमसम आइडिया दूंगा। लमसम आइडिया, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये मैं हटा रहा हूं और मैं एक लमसम आइडिया दूंगा आपको रिएक्टिविटी का।
ओके देखिए क्या है, लाइक इसी के आगे लिखते हैं, ये कार्बन है, ये मेटल है, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.5. सो लेट्स हैव सम मेटल, एक्चुअली सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, आखिरी में कॉपर, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया, रफ तरीके से लिख दिया। व्हाट आई नो अबाउट, इसकी शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की 0.9 के आसपास होती है, लिथियम की 1.1 या 1 के आसपास होती है, मैग्नीशियम की 1.3 होती है। ये लास्ट में आते आते वैल्यूज 2.1, 2.2 ऐसी हो जाती है। सो यू कैन फाइंड इट as we are moving away, difference in electronegativity will decreases. Difference in electronegativity decrease करेगा। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यार ये वैल्यूज चेक कर लेना है वंस, प्लीज चेक दिस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉपर की क्या, कैडमियम की क्या, वो लिख लेना, उसके हिसाब से ऑर्डर कर लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो आरएनए आएगा, आरएनए सबसे ज्यादा रिएक्टिव आएगा। उसके बाद आरएलआई आएगा, उसके बाद आरएमजीएक्स, या कई बार इसी को R2Mg लिखते हैं, कई बार इसी को R2Mg लिखते हैं, और इस तरीके से चलेगा यार। तो ये एक बार ये वैल्यू देख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख के फिर ये ऑर्डर बनाना। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया R2CD एंड सो ऑन। तो ये ज्यादा रिएक्टिव। मेरे भाई एक नाम दिया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, यहां बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड हायर है या नहीं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उससे पोलराइज्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और यहां पर वो स्मॉल है, चार्ज मैग्नीट्यूड हायर, यहां हायर है वहां स्मॉलर है। हायर की वजह से इसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सारे बोलो, क्या बोला जाता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और इसी तरीके से इसे क्या बोला जाता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, हार्ड का मतलब ऐसा नहीं है न्यूक्लियोफाइल हाथ में लेके चेक करोगे हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर चार्ज माइनस चार्ज अगर ज्यादा है तो H हायर है तो हार्ड हो गया,